तो ये तक तो हो गया था ना यार, बीइंग मशीन वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब सर हो गया था। आर्किमिडीज पे आ जाते हैं जल्दी से। तो व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड इन द फ्लूइड एक्सर्ट्स अपवर्ड फोर्स on the body and this force has the magnitude equal to the weight of displaced fluid. In other words, तो ये buoyancy का ये अब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर्किमिडीज का जो लॉ है ना वो एक इंपॉर्टेंट लॉ है कि buoyant force acting on the body बराबर weight of displaced fluid। ये आपको याद रखना है, ये आर्किमिडीज की प्रिंसिपल्स हैं उनके हिसाब से, ठीक है। और डेफिनेशन buoyant फोर्स का क्या है, तो डेफिनेशन यही है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द सॉलिड डिप्ड पार्शियली और फुल्ली इट इज कॉल्ड द buoyant फोर्स। सो मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपके बारे में क्लियर है, ठीक है। और एक और आपकी जानकारी के लिए, मतलब नॉलेज के लिए बता दें कि ये रूल गैसेस के लिए भी ट्रू है, बिकॉज गैसेस भी फ्लूइड की कैटेगरी में ही आते हैं। तो गैसेस भी buoyant फोर्स लगाती हैं और लिक्विड्स भी buoyant फोर्स लगाते हैं, बिकॉज दोनों को कंबाइंड फॉर्म में फ्लूइड कहते हो आप, गैस और लिक्विड को कंबाइंडली। तो buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बराबर वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, ये आर्किमिडीज का फंडामेंटल स्टेटमेंट है। ओके बच्चा, क्लियर हुआ ये चीज? यस यस सर। यस सर। तो हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन पार्ट पर बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि फ्लोटिंग बॉडीज की अगर हम बात करें तो कंडीशंस क्या होती हैं उनके लिए, फ्लोटिंग बॉडीज की कंडीशंस लगाओगे। तो वेट W इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द लिक्विड एंड रिलीज इन द टू फोर्सेस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यार आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है कि दो फोर्सेस कौन सी हैं। नंबर वन जो वेट है जो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और नंबर टू buoyant फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब डिपेंड करता है इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, एक डाउनवर्ड फोर्स एक अपवर्ड फोर्स। तो इफ W यानी कि वेट buoyancy से ज्यादा है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स मोर देन अपवर्ड, तो फिर बॉडी किस तरफ जाएगी? अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन से ज्यादा लग रही है, बैलेंस तो होंगे, नीचे जाएगी, यानी बॉडी नीचे सिंक कर जाएगी और जा करके लिक्विड के बॉटम पे चली जाएगी। और अगर buoyancy ज्यादा है वेट से तो buoyancy ऊपर फ्लोट करेगी। हाँ, ऊपर आकर के बॉडी फ्लोट कर जाएगी। और अगर ये दोनों बराबर है देन इसको कहते हैं सर्टेन लेवल पे इक्विलिब्रियम पर है। रुक जाएगी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की डेफिनेशन है सिंपली मास अपॉन वॉल्यूम। सो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। और आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी के फॉर्म में अगर आपको कंडीशंस लिखनी हो कि डेंसिटी के फॉर्म में दो बॉडीज के फ्लोट करने की क्या कंडीशंस होती हैं डेंसिटी के फॉर्म में, तो जैसे अगर आप इस फिगर को देखोगे तो इस फिगर में यहाँ पर कोई बॉडी सबमर्ज की गई है, ठीक है। अब उसमें एक ऊपर की साइड पर buoyancy दिखा रहे हैं और नीचे की साइड पर वेट दिखा रहे हैं, दो फोर्सेस, ऊपर buoyancy और नीचे वेट। अब यहाँ पर आर्टिकल क्या लिया हुआ है आपने, सपोज दैट द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज कैपिटल V। अच्छा, इसमें केस कौन सा है? देखो, बॉडी विथ नो एयर स्पेस, मतलब बॉडी अंदर से हॉलो नहीं होनी चाहिए, सॉलिड बॉडी की बात हो रही है यहाँ पर। फर्स्ट केस जो हमने कंसिडर किया है ना, बॉडी विथ नो एयर स्पेस का मतलब दिस कंप्लीटली सॉलिड। बस यहीं पर आपको न्यूमेरिकल्स में कंसेप्ट समझना होगा। अंदर से पूरी तरीके से अगर बॉडी सॉलिड है और हम लोगों ने ये माना है कि ये कंप्लीटली इमर्ज्ड है, पूरी तरीके से पानी के अंदर डूबा हुआ है, तो हम लोगों ने मास ऑफ अ बॉडी को क्या लिखा है? V इंटू रो। V इंटू रो का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। अब यहाँ पर किसकी डेंसिटी यूज करेंगे? अगर हम मास ऑफ अ बॉडी को यूज करना चाह रहे हैं, बॉडी की डेंसिटी, बॉडी की हाँ, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी को यहाँ पर रो सिंबल दिया गया है, रो। और वेट, मास को वेट में कन्वर्ट करने के लिए G मल्टीप्लाई कर दिया उसमें। अब वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस होगा? तो अगर बॉडी कंप्लीटली इमर्स्ड है, पूरी तरीके से डूबी हुई है, तो जो वॉल्यूम ऑफ बॉडी का होगा ना, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी अगर आपने V लिखा है और वो पूरी तरीके से पानी के अंदर है, तो उतना ही वो डिस्प्लेस भी करेगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड भी V हो जाएगा। बोलो यस सर। यस सर। लेकिन जब मास कैलकुलेट करोगे लिक्विड का, तो यहाँ V इंटू सिग्मा सिंबल है। सिग्मा जो है ना यहाँ पर, सिग्मा मैंने सिंबल यूज किया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए।
एक्चुअली अब दो डेंसिटीज हैं तो अलग अलग सिंबल लगाता हूँ, और रो को मैंने यूज किया है एज ए सिंबल फॉर डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमने निकाला, पहले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकाला V, उसके बाद उसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करके मास निकाल दिया, और उसमें G मल्टीप्लाई करके वेट कैलकुलेट सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। बच्चा आवाज कम आ रही है? नो सर। नहीं सर सर ठीक ठीक है। आ रही है। सर ठीक है। अरे हमारे सर पड़ोस। ठीक आ रही है। हाँ, अब देखो क्या कह रहे हैं कि बॉडी विल कम अप, ऊपर आकर के कब फ्लोट करेगी। मतलब बॉडी पानी में तो पूरा डुबोया था आपने, लेकिन बॉडी ऊपर आए तो पीछे अभी आपने क्या पढ़ा, ऊपर कब आती है बॉडी, ऊपर आकर के कब फ्लोट करती है, अपवर्ड डायरेक्शन। when buoyant force is greater than weight। हाँ, मतलब हमने पानी में पूरा डुबो करके, पानी में बिल्कुल नीचे ले जा करके डुबो दिया, और डुबोने करके आपने छोड़ दिया, तो छोड़ते ही वो बॉडी ऊपर कब आएगी, जब बॉयंट फोर्स उस बॉडी की वेट से ज्यादा हो जाए। सो बॉयंट फोर्स मोर देन वेट। अब बॉयंट फोर्स वी रो जी, वी सिग्मा जी है, और वेट हमारा वी रो जी है। स्टेप बाय स्टेप चलो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सिग्मा मोर देन रो। सिग्मा मोर देन रो का मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, लिक्विड बॉडी की डेंसिटी से। बॉडी की डेंसिटी से। ये सब थ्योरेटिकल लेवल पर है, अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पे आओ। अब अगर बॉडी में एयर स्पेस है, अंदर से हॉलो है, तो क्या करोगे। अगर बॉडीज विथ एयर स्पेस मतलब उनमें अंदर से कुछ हवा भरी पड़ी है, खोखले हैं वो, खोखला मतलब अंदर हॉलो स्पेस है, पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है आपको, शेप ऑफ द बॉडी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग वेदर इट सिंक्स और फ्लोट्स। A small needle made of stainless steel sink, but a large ball of same material and same density floats. Because density of steel much greater than the water. देखिए वो क्या कहना है कि अगर आप एक बॉल को डालोगे तो बॉल सॉलिड होता है कि अंदर से मतलब उसमें हवा भर सकते हो, बताएं, बोलिए। सर हवा भर सकते हैं, हॉलो होती है। तो हॉलो हवा भर सकते हैं। तो देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास एक बॉडी जो है वो पूरी तरीके से सॉलिड है, टोटल सॉलिड बॉडी है, और एक बॉडी ऐसी है जो सॉलिड नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, उसमें अंदर एयर है, और हम कुछ ऐसे मानते हैं अंदर एयर है, और ये उस बॉडी की जो बाहर वाली सरफेस है, ये उस बॉडी का सरफेस मान लो, ठीक है, मतलब ये बॉडी है, मतलब उसकी कुछ थिकनेस होगी ना, बॉडी है तो कुछ मोटा होगा, लेकिन अंदर से वो हॉलो है, अंदर से वो हॉलो। प्लास्टिक वाली बॉल जैसे होती है ना, प्लास्टिक की बॉल जो होती है, एक तो होती है लेदर वाली बॉल, तो लेदर वाली बॉल पूरी यस सर। सॉलिड होती है, लेकिन जो प्लास्टिक की बॉल्स आती है खेलने के लिए वो अंदर हॉलो होती है। अब क्या कहना चाह रहे हैं जानते हो, मान लो ये सॉलिड वाली बॉडी, मान लो ये सॉलिड वाली बॉडी पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज है, सपोज दैट ये सॉलिड बॉडी पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज है, और यहाँ पर ये हॉलो वाली बॉडी भी पूरी तरीके से सबमर्ज है, तो इनमें डिफरेंस किस चीज का आएगा, देखो डिफरेंस समझो इसमें किस चीज का आएगा। मान लो जो सॉलिड बॉडी है उसका टोटल रेडियस आर है, टोटल रेडियस सॉलिड बॉडी का आर है, और जो ये हॉलो बॉडी है उसका बाहर वाला रेडियस तो आर है, आउटर रेडियस इसका भी आर है, लेकिन इसकी कुछ थिकनेस है अंदर, यहाँ पर इसकी थिकनेस को टी मान लेते हैं, टी फॉर द थिकनेस, इतना मोटा है वो। अब ऐसे में जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो सबसे पहला काम अगर हम ये कैलकुलेट करें कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं तो कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम नंबर ए दे देते, ए नाम सर दे एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। हाँ, तो ए वाले में कितना होगा, ए वाले में जब ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट वॉल्यूम अगर ए वाले में कैलकुलेट करें, और अगर ये स्फीयर मानते हैं, इनको हम स्फीयर मान लेते हैं, तो वॉल्यूम फर्स्ट केस में जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला स्फीयर का लगाओगे 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, समझ पाए इसको, वॉल्यूम। यस सर। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बी केस में कैलकुलेट करूं
बी केस में तो आप क्या है, अंदर अगर हवा भरी है ना तो इसमें बाहर का वॉल्यूम निकालेंगे और माइनस अंदर वाला वॉल्यूम, यानी कि एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब ये कितना होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम जब निकालेंगे तो कितना होगा, देखो इक्वल टू बाहर का वॉल्यूम उसकी रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अंदर वाले की रेडियस कितनी होगी, अगर बाहर का रेडियस आर सर है R minus फोर T. R फोर बाई minus T. थ्री आर माइनस थ्री आर माइनस टी, तो 4/3 पाई इंटू आर माइनस टी क्यूब। अब पहले वाले केस में अगर मुझे उसका मास कैलकुलेट करना है वॉल्यूम निकालने के बाद, अगर मैं उसका मास कैलकुलेट करना चाहूँ कि बॉडी कितने मास की है, तो जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया है हम लोगों ने 4/3 पाई आर क्यूब, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो डेंसिटी होगी उस बॉडी की। ठीक है, यस सर। अब दूसरे वाले Yes, केस में क्या sir. करेंगे, दूसरे वाले केस में क्या करेंगे वो भी देख लो। दूसरे वाले केस में अगर मुझे, सेकंड वाले केस में अगर मुझे मास ऑफ बॉडी कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे निकालेंगे, तो जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू आर माइनस टी का क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम, और इस टोटल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी से। इस तरीके से तो आप वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करोगे। अब उसका वेट कैसे कैलकुलेट करोगे, मास अगर निकाल दिया तो वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ अ बॉडी निकल चुका है, Sir into G. इनटू जी। हाँ, लेकिन बिल्कुल ठीक। अब अगर आप इसमें बॉयंसी कैलकुलेट करोगे तो बॉयंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको वॉल्यूम किसका निकालना पड़ता है, जो लिक्विड आप डिस्प्लेस Liquid करोगे, display. लिक्विड स्पेस। और डेंसिटी भी लिक्विड की होती है और जी भी मल्टीप्लाई करते हो। तो ये बताओ जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो हम बाहर वाले सरफेस से करेंगे या अंदर वाले सरफेस से करेंगे, पानी को जो आप हटाओगे। सर बाहर वाले से सर, Outer 4/3 surface पाई से आर क्यूब। बाहर हाँ, से। तो ये हमेशा एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा, और यहाँ पर दोनों ही केसेस में 4/3 पाई आर 4/3 क्यूब पाई आर क्यूब। इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये लगाओगे बॉयंसी इन दोनों केसेस में। इसका मतलब बॉयंसी तो दोनों में बराबर आएगी, मतलब ये ए वाले केस में भी आंसर है और ये बी वाले केस में भी आंसर है, दोनों केस का आंसर है, दोनों में सेम बॉयंसी है। लेकिन जिसमें, ये बताओ किस बॉडी का मास ज्यादा होगा, Solid वाली. सॉलिड सर वाले ए। का, क्योंकि उसका, सॉलिड वाले की। क्योंकि जो एयर वाला है उसके वॉल्यूम में से कुछ लेस कर रहे हो। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Sir और दोनों की buoyancy same कैसे हुई? क्योंकि उनका बाहर का वॉल्यूम सेम है। बॉयंसी आर्किमिडीज क्या कहते हैं कि वो, होगा तो सर अंदर का वॉल्यूम अपने आप सेम हो जाएगा, बुआंसी अपने आप सेम हो जाएगी। अरे भाई पानी कहाँ से हटाओगे आप, ये बताओ, जब बॉडी को डुबोगे इसके अंदर, इमर्स करोगे, तो पानी उसका बाहर वाला सरफेस हटाएगा कि अंदर वाला सरफेस हटाएगा? Okay सर समझ गए बाहर समझ गए. वाला। बाहर वाला सरफेस गीला होगा ना, वेट कौन सा होगा, क्या अंदर पानी तो घुसेगा नहीं। नो सर। तो बाहर का सरफेस जब देखेंगे तो बाहर का वॉल्यूम दोनों बॉडीज का सेम है, तो इसका मतलब दोनों में तो बॉयंसी बराबर लग रही है, लेकिन सॉलिड वाले का वेट ज्यादा है और एयर वाले का वेट कम है। तो जिन बॉडीज में अंदर एयर होती है वो जल्दी फ्लोट कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें वेट कम है और बॉयंसी ज्यादा है। और यहाँ पर क्या लिख रहे हो आप कि जब बॉयंसी ज्यादा हो और वेट कम हो, बॉयंसी ज्यादा लगे और वेट कम हो जाए, Float. फ्लोट कर जाएगी बॉडी, इसीलिए एयर वाली बॉडीज फ्लोट करती हैं। बोट का एग्जांपल लो, बोट में अंदर हवा भर जाती है, और वो यही कह रहा है कि जो निडल होता है वो पूरी तरीके से सॉलिड होता है, तो उसका वेट ज्यादा होने की वजह से वो डूब जाती है। लेकिन अगर आप हेमीस्फेरिकल बॉल डाल दो कोई, तो बॉल के अंदर हवा भरी होती है, हवा भरने की वजह से वो हल्की हो जाती है। नहीं आया समझ में? सर अंडरस्टूड। क्लियर हो गया? Yes, चलिए, sir. अब इसके कुछ आंसर दो फटाफट रिवाइज करने के लिए, कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है ये देखा जाए जरा। नंबर 1 पे आओ। A beaker containing water kept on the weighing machine is W, उसका W ना, a body of weight small w, a body of weight small w is dropped in it.
it is a floating and experiencing a buoyant force B, then the reading of machine will be. सर W plus B. W plus B. हाँ, W. अभी पीछे W plus B. प्रीवियस में समझाया था कि जब आप रीडिंग में वेट और बॉयंसी दोनों मिल जाते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो W पक्का ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है। अच्छा जी, कैसे बता रहे हो लेकिन? सोच के बताओ, सोच के इसका आंसर दो। देखो, Sir, A होगा। हाँ, क्यों बच्चा? सर वेट ऐड होगा, buoyancy तो ऊपर लगती है। बॉयंसी ऊपर लगती है, ठीक है। नहीं बच्चा, देखो होगा क्या ना, सुनो, मैं एक्चुअली इसमें होना क्या है बता दूं आपको, कि जब आप मान लो इसके अंदर पानी भरा, ठीक, और इसके अंदर हमने कोई सॉलिड बॉडी डाल दी। देखो, अभी खाली जो पानी है ना, इसका वेट W है, पानी का वेट कैपिटल W है। क्वेश्चन के हिसाब से जो पानी भरा है बीकर में वो W है, और हमने मान लो हमारे पास कोई एक अलग से ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट वो अलग है। इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? तो ऑब्जेक्ट का वेट स्मॉल W है। अब आप ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दो, ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर, मतलब अगला केस आपको क्या लेना है कि बीकर और उसके अंदर हमने वो ऑब्जेक्ट डाल दिया। कंसेप्ट समझना अब इसका। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ले गए और पानी के अंदर इसको डुबो दिया, ऐसे पूरा सबमर्ज कर दिया। अब सिचुएशन क्या होगी देखो, अब टोटल कंटेंट कितना हो गया आपके पास, टोटल मास कितना हो गया, टोटल कितना वेट हो गया हमारे पास नीचे, बोलो। है नहीं बच्चा, लोग बताओ। कैपिटल W plus small w। कैपिटल W प्लस स्मॉल W, पक्का? बोलिए Sir. भाई, वो ऑब्जेक्ट इसमें आ गया ना, तो टोटल वेट कितना हो गया, कैपिटल W प्लस स्मॉल Yes, W, sir. पक्का ना? सर कैपिटल W प्लस स्मॉल W माइनस B। अच्छा, माइनस B क्यों होगा यार? सर बॉयंसी से सर उसका पूरा वेट नहीं आएगा ना सर, बॉयंसी से थोड़ा माइनस भी होगा। Sir, apparent weight होगा ना. सर बॉन्सी से नहीं हो जाएगी सर, जब उसका वेट C होगा. बच्चा आप लोग गड़बड़ कर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। माइनस B। आप लोग ना गड़बड़ कर जाओगे इसके अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे। आप एक बात बताओ, गड़बड़ कर जाओगे इसमें। देखिए, इसको ना कंसेप्चुअली समझो यार, कंसेप्चुअली आप ऐसे समझो इसको, लिक्विड बॉडी को पुश करेगा ऊपर की तरफ, ठीक, ये फोर्स, इसको हम कह देंगे बॉयंसी। तो बॉयंसी क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो पुश बाय लिक्विड है, मतलब फोर्स की जगह पर मैं पुश और पुल वर्ड यूज करना ज्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि ये जल्दी समझ आता है। लेकिन न्यूटन कहते हैं कि भाई इसका एक रिएक्शन होगा, है ना, इसका रिएक्शन होगा, तो ये बॉडी लिक्विड को नीचे पुश करेगी। कितना होगा ये फोर्स यार, पुश बाय बॉडी? सर B। बॉन्सी के बराबर। एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, सही है कि नहीं, बोलो। Yes sir. यस सर। तो ये Yes, बताओ, ये बताओ फोर्सेस ऑन बीकर क्या क्या हैं, बीकर पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, बीकर पे Sir फोर्स? atmospheric pressure plus push by Buoyant force of liquid, buoyant force of solid। अबे इतनी जल्दीबाजी मत किया करो। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, फोर्सेस का मतलब बेसिकली ऐसे समझा करो कि कौन बीकर को पुल कर रहा है और कौन बीकर को पुश कर रहा है, आप इसके बारे में समझो। आप हमेशा इस तरीके से पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर बीकर का वेट और लिक्विड का वेट। हाँ तो सुनिए, तो पुल बाय अर्थ है, अर्थ हर बॉडी को पुल करती है, लेकिन उसी को आप W कह देते हो, वेट कह देते हो, पुल बाय अर्थ को W कह देते हो। और पुश बाय लिक्विड है, इसको क्या कह दोगे, बोलो क्या कह देंगे, पुश बाय लिक्विड को क्या कह दें, ये क्या है, buoyancy. buoyancy। क्या इसके अलावा कौन सा फोर्स है, इसके अलावा कौन सा फोर्स है मुझे बताओ। मतलब आप फोर्स का मतलब बेसिकली
पुल और पुश के फॉर्म में देख के बताओ मुझे, इसके अलावा कौन है जो सर हाँ जी बच्चा, सर लेकिन बेयोंसी बीकर पे थोड़ी लग रही है। बॉयंसी पानी में लग रहा है ना, तो पानी बीकर का ही तो पार्ट है, मतलब बीकर का मतलब यहाँ पर बीकर प्लस वाटर मिला करके है, बीकर मतलब बीकर प्लस वाटर को मिला लीजिए एक साथ, ये इसको एक टोटल बॉडी मान रहे हैं हम। और कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ, और कौन पुल कर रहा है या और कौन पुश कर रहा है उसको, ये बताइए, है कोई? एक होगा यार, बीकर रखा किसके ऊपर है तुमने? नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, बीकर को रखा किसके ऊपर है? मशीन के ऊपर। मशीन पर। तो जब आप किसी जगह पर उसको रखोगे मशीन के ऊपर, कांटेक्ट होगा उससे, तो आपको एक और बात तो बताई गई थी ना कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रखोगे तो क्या एक और कौन सा फोर्स आता है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन है, तो वो भी आएगा, 3 फोर्स आएंगे इसके ऊपर। तो तीसरा पुश बाय लिक्विड भी होगा और एक और आएगा, नॉर्मल को भी हम यही कहते हैं कि दैट इज पुश बाय मशीन, जो वेइंग मशीन रखी है आपने, नॉर्मल। तो W नीचे की तरफ, B नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो इनमें इनके बीच में क्या इक्वेशन बनेगी यार, इनके बीच में? W + B = N। हाँ, और जो N होता है ना, जो मशीन किसी बॉडी को पुश करती है ना, इसी को हम बॉडी, इसी को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग का मतलब होता है कि मशीन किसी बॉडी को क्या पुश कर रही है, वो रीडिंग है। तो आंसर इसका जो आपने बताया था पहला वाला, वो बिल्कुल सही आंसर है, W + B। आया कंसेप्ट क्लियर में कि नहीं? यस। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अब ये कंसेप्ट में गलती ना करना यार। चलिए, अ बलून टाइड टू द थ्रेड कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज इनसाइड वाटर इफ द थ्रेड इज कट देन। मतलब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे एक कंटेनर है मान लो फिर से, और उसके अंदर एक स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग से आपने एक बलून बांध रखा है ऐसे, और उसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी। अब अगर आप स्ट्रिंग को काटोगे तो ये बलून क्या करेगा? स्ट्रिंग को Moves काट, up with uniform acceleration। कैसे बच्चा है? देखो सर अभी बेयोंसी लगेगी। बॉयंसी तो अच्छा पहले बॉयंसी लग रही होगी अभी। अच्छा ये बताओ, स्ट्रिंग कट करने से पहले, बिफोर कट, इस बलून पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? सोच के बताना मेरे को आराम से। बलून पर क्या क्या फोर्स होंगे अगर हम उसको डायरेक्शन से दिखाना चाहें तो? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन। पहली बात डाउनवर्ड डायरेक्शन में बलून, Tension. वेट, सर टेंशन फोर्स। टेंशन डाउनवर्ड, Tension. और दूसरी टेंशन, एक मिनट, दूसरी स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स होगा, और तीसरा सर वाटर उसके ऊपर फेंक रहा है, वो बॉयंसी होगा। तो ये सब आंसर। ये तीनों बैलेंस होंगे, ये तीनों बैलेंस होंगे। यस। यस सर। तो वेट Yes, sir. प्लस टेंशन, वेट प्लस टेंशन बराबर बॉयंसी। अब अगर आप स्ट्रिंग काट दोगे तो इसमें से कौन सा फोर्स रिमूव हो जाएगा? सर टेंशन। Tension. तो अगर टेंशन रिमूव हो जाएगा तो डाउनवर्ड फोर्स कम नहीं हो जाएगा हमारा? अभी दो फोर्सेस, Downward कम हो अभी जाएगा. यस। अभी दो फोर्सेस डाउनवर्ड है, ठीक। इसमें से एक को अगर हटा देंगे तो डाउनवर्ड वालों की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डाउनवर्ड Yes. फोर्स। तो अगर डाउनवर्ड कम हो जाएगा तो इसका मतलब अपवर्ड ज्यादा हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. आप ऐसे मानो कि वेट 10 है, टेंशन 5 है, और बॉयंसी इन दोनों के टोटल के बराबर, यानी बॉयंसी 15 है। तो जैसे ही आप इस टेंशन को गायब करोगे, टेंशन वाली चीज गायब हो गई, तो अब नीचे की तरफ 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ 15 न्यूटन। तो किधर ज्यादा फोर्स लग रहा है इस पे? तो कहाँ जाएगी बॉडी, कहाँ जाएगी? सर ऊपर। सर ऊपर। Sir, upward. विद एक्सेलरेशन, समझे? Yes, sir. तीसरा ये बताओ, a balloon tied to a thread whose other end is fixed to the bottom of the beaker is held such that the string is horizontal।
द पाथ ट्रेस्ड बाय द बलून इफ इट इज रिलीज्ड इज? सर वर्टिकल होना चाहिए। सोच के देखना, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी ना करना। मैं आपको ना कंसेप्चुअली सब चीजें पढ़ा रहा हूँ आज, और तुम लोग भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चा, हम लोग, मैं भी टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। देखिए वो कह रहा है कि स्ट्रिंग, वर्टिकल होना चाहिए। सुनिए आप, ये कह रहे, कहते क्या कह रहा है कि मान लो कोई आदमी इसके अंदर है और वो स्ट्रिंग को सीधा रखता है, सर हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजेंटल स्ट्रिंग है और बलून ऐसे है, मान लो हॉरिजेंटल स्ट्रिंग में उसने बलून पकड़ा है, तो ये बताओ ना अब ये कैसे होगा अगर छोड़ेंगे तो? सर वर्टिकली अपवर्ड। बच्चा वर्टिकली कैसे जाएगा, रस्सी से बंधा हुआ है। सर आपने कहा सर छोड़ेंगे तो सर रिलीज हो जाएगा। तो किसको छोड़ रहे हैं? आप देखो क्या लिखा है, हुज अदर एंड इज फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ अ बीकर is held such that the string is horizontal. देखो मैं डायग्राम फिर से दिखा दे रहा हूँ तुम्हें क्या कहना चाह रहे हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाते हैं क्योंकि स्पेस चाहिए। क्या कहना चाह रहा है वो देखो, वो कह रहा है कि मान लो एक बीकर है, आप ध्यान से पढ़ना क्या है उसमें, ठीक है। इसमें और इसके अंदर हमने एक बलून, लेकिन बलून का जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग अंदर बंधी हुई है, मतलब यहाँ पर बॉटम पर मान लो कोई एक पॉइंट है, कोई पिवट है, मतलब खूंटी है, और उससे आपने स्ट्रिंग बांध दी, स्ट्रिंग बंधी हुई है, और उस बंधी हुई स्ट्रिंग के साथ आपने यहाँ पर एक गुब्बारा बांध दिया, बलून बांध दिया। अब आप इसको छोड़ो, क्या होगा बताओ, किधर जाएगा? वर्टिकल along the arc of the सर आर्क ऑफ द along the सर्कल, arc of the circle. ऊपर नहीं जा सकता ना यार, ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये तो कांस्टेंट है। सर घूम जाएगा। आप करके देखो तो ये घूमेगा, ऊपर कैसे जाएगा? अगर मान लो, अच्छा मान लो अगर मैं कह देता कि ये ऊपर चला गया, सब अच्छा बस सोच के देखना, मान लो ये बलून ऊपर ऊपर ले गए आप, आपने कहा कि ये बलून सीधा ऊपर चला गया, तो अब उस बलून का इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो पहले से ज्यादा नहीं हो गया? मतलब मान लो हमारी स्ट्रिंग 20 सेंटीमीटर की थी, सपोज करो स्ट्रिंग 20 सेंटीमीटर सर की थी, रेडियस सेम रहना चाहिए। और अब क्या 30 सेंट, हाँ वही क्या तो सर। क्या स्ट्रिंग, सर अलोंग द आर्क ऑफ द सर्कल। भाई स्ट्रिंग की लेंथ तो बढ़ नहीं जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि 20 सेंटीमीटर की रस्सी 30 सेंटीमीटर की बन जाएगी, रबर तो है नहीं कि खींच लोगे उसको। तो अब इसका बताओ कैसा मोशन होना चाहिए छोड़ने के बाद? along सर the arc अलोंग of द आर्क ऑफ द Along सर्कल। the arc. The arc of a circle. सर्किल Sir, बनेगा यहाँ, along the arc. हाँ सर्किल बनेगा, क्योंकि सर्किल ही ऐसी चीज होती है जहां पर ये डिस्टेंस मेंटेन रहेगा और बलून एक आर्क के अलोंग चलेगा, ऐसे मोशन करेगा। ये रस्सी से बंधा हुआ भाई, कभी बांध के देख लो आप। एक अच्छा बलून छोड़ो, एक स्टोन को रस्सी से बांधो और उसके बाद स्टोन ऊपर चलेगा या रिवॉल्व करेगा रस्सी से? सर रिवॉल्व। Sir, revolve करेगा. तो इट विल मूव अलोंग द आर्क। और ये फोर्थ पार्ट का आंसर हमने रेगुलर क्लास में आपको लिख के भेजा था, व्हाई इट इज इजियर टू स्विम इन द सी Yes, वाटर देन इन द। The density of the sea water is higher than the density of the water. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉलिड बॉडी फ्लोट्स इन द वाटर विद 3/4 ऑफ द वॉल्यूम बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, तो लेट टोटल वॉल्यूम V, टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को आप V मान लो, तो सबमर्ज वॉल्यूम कितना हो जाएगा उसका? याद करें क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से, सबमर्ज वॉल्यूम 3v/4। 3v/4। जो टोटल वॉल्यूम है उसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करके मास ऑफ द बॉडी निकाल दो, तो मास ऑफ अ बॉडी निकालने के लिए वॉल्यूम में हम डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें वेट कैलकुलेट करने के लिए बॉडी का जी और मल्टीप्लाई कर दोगे। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अब जो सबमर्ज वॉल्यूम है उससे हम क्या करेंगे, सबमर्ज वॉल्यूम से, सबमर्ज वॉल्यूम ही हमारा डिस्प्लेस वॉल्यूम भी होता है, जितना वॉल्यूम सबमर्ज होता है वही डिस्प्लेस वॉल्यूम है, दिस इज द डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 3v/4। अब इसमें मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड निकालना होगा आपको, तो मास ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड निकालने के लिए इसी को 3v/4 को मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और उसके बाद वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड निकालो। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड निकालने के लिए मास में जी और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3v/4 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, और इसी को आर्किमिडीज के हिसाब से बुओयेंसी कहा गया है। और Sir. जो
जो बॉडी का वेट है और जो बॉयंसी है ये बराबर होने चाहिए फ्लोट करने के लिए। अगर बॉडी को फ्लोट करना है तो ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए, यानी v इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी बराबर 3v/4 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो v और v कैंसिल, g और g कैंसिल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालना है और वाटर का डेंसिटी 1000 दे रखा है, तो सर 4 dB/3। तो 3/4, और ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर है इसकी जगह 1000 कर लूं, तो डेंसिटी ऑफ 750 750 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, बोलिए चलो। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट देखो क्या आंसर होना चाहिए। अ सॉलिड स्फीयर वेज 2 न्यूटन इन एयर और 1.6 न्यूटन व्हेन टोटली इमर्ज्ड इन द वाटर। तो पानी में उसका वेट हल्का क्यों हो जाता है? तो इसका आप कंसेप्ट पढ़ते हो कि वेट इन लिक्विड या फिर वेट इन द वाटर का मतलब होता है जो बॉडी का वेट एयर में होगा, क्योंकि पानी में जाते ही उसमें बॉयंसी लग जाएगी, माइनस बॉयंसी। अब इससे देख लो कि बॉयंसी कितना आएगा इसके हिसाब से। 0.4 न्यूटन। 0.4 न्यूटन। 0.4 हाँ, तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि बॉयंसी की वैल्यू 0.4 न्यूटन आएगी। नेक्स्ट, इसमें कह रहे हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट वही है जो भी पीछे डिस्कस किया है कि एपरेंट वेट का मतलब होता है जो बॉडी का ट्रू वेट होता है। बॉडी का एपरेंट वेट माइनस ऑफ मतलब, थ्रस्ट। हाँ मतलब उसके ट्रू वेट में से आप अपथ्रस्ट को माइनस कर दो, यानी बॉयंसी को माइनस कर दीजिए, और यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इस पर डिस्कस करना है या इसको स्किप करें? सर स्किप कर दीजिए। ना, रिलेटिव skip कर लीजिए। नेक्स्ट, 4/5 of cylindrical block of wood floats inside the liquid. 4/5 और relative density of the wood is 0.7, तो density of liquid क्या होगा? अब ध्यान से देखना इसको यार। जो हमारा सिलिंड्रिकल ब्लॉक है ना, इसका कुछ वॉल्यूम मानते हैं, लेट कैपिटल V वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन के हिसाब से 4/5 इनसाइड द लिक्विड है, यानी कि 4/5V इनसाइड लिक्विड हो गए, सबमर्ज वॉल्यूम। सबमर्ज वॉल्यूम ये, और जो इनसाइड लिक्विड है यही डिस्प्लेस लिक्विड भी होगा, जितना Yes, लिक्विड sir. के अंदर यही, और इसी से हम बॉयंसी निकालते हैं। इसी से आप बॉयंसी निकालोगे कि जो बॉयंसी होगी इन द लिक्विड, ये हम इसी से कैलकुलेट करेंगे 4/5V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. ओके। और जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है इससे हम वेट कैलकुलेट करते हैं बॉडी का। जो वेट ऑफ द ब्लॉक होगा ये कैलकुलेट करूं, उसमें वॉल्यूम, लेकिन वहां डेंसिटी ब्लॉक की मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू जी। ठीक है। यस सर। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द वुड इज 0.7, इसका क्या मतलब है? तो रिलेटिव डेंसिटी की डेफिनेशन देख लो। सर 700 kg पर मीटर क्यूब। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहीं से आप ये भी कह सकते हो कि डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की, हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए डेंसिटी ऑफ वाटर से, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, मतलब रिलेटिव डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी मल्टीप्लाई करके आपको किसी सब्सटेंस की डेंसिटी मिल जाएगी। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी वुड की 0.7 है, इसका मतलब डेंसिटी कितनी है वुड की? तो इसके लिए हम 700 हाँ 700 1000 मल्टीप्लाई करेंगे जो वाटर की डेंसिटी यानी कि 700। और ये जो वुड है मतलब ये ब्लॉक और वुड सेम है, दोनों एक ही चीजें हैं, क्योंकि ब्लॉक ऑफ वुड है, तो जिसको मैंने डीबी लिखा है और डी वुड लिखा है, दोनों वैल्यू सेम है। और क्योंकि बॉडी फ्लोट कर रही है, फ्लोट यहाँ पर लिखा है फ्लोट, तो फ्लोट करने की कंडीशन लगाओगे, फ्लोट करने की कंडीशन के हिसाब से जो वेट है इक्वल और बॉयंसी बराबर है, वेट तो इक्वल टू v बॉइंग इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी बराबर 4/5V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वी कैंसिल, जी और जी कैंसिल, बॉडी की डेंसिटी 700 है, इक्वल्स टू 4/5 टाइम्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ से आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड को आप कैलकुलेट कर सकते हो। छोड़ दें इसको यहीं पर, है ना?
बोलो भाई। Yes, sir. नेक्स्ट देखो। सर 8725 आ रहा है। ठीक है, ये देखो बच्चे। सर 875 हाँ हाँ ठीक है। अ सॉलिड स्फीयर हैज द रेडियस 1.5 एंड द मास इतना, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्फीयर? निकल जाएगा ये भी। रेडियस गिवन है तो इससे आप पहले वॉल्यूम निकालेंगे। 4/3 पाई को हम रख देंगे 22/7 और आर क्यूब, तो 1.5 सेंटीमीटर है। पहले इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में लाएंगे और फिर इसका क्यूब करेंगे, इससे आएगा वॉल्यूम। देन मास गिवन है हमें, मास की वैल्यू 0.038 किलोग्राम दे रखी है। फिर आप मास अपॉन वॉल्यूम करके निकालोगे डेंसिटी स्फीयर का। एंड देन जब डेंसिटी स्फीयर की आ जाएगी तो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए जो डेंसिटी ऑफ स्फीयर हम ऊपर कैलकुलेट करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। कर लेंगे इसका कैलकुलेशन पार्ट। यस यस सर। यस सर। इसका देखो, फ्लैट बॉटम्ड लोडेड टेस्ट ट्यूब, फ्लैट बॉटम्ड loaded test tube sinks to a depth of 10 centimeter in a liquid and 12 centimeter in the water. Calculate the relative density of liquid. क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कोई एक टेस्ट ट्यूब है, फ्लैट मतलब नीचे से फ्लैट है और लोडेड है। लोडेड का मतलब इसके अंदर यहाँ पर कुछ भरा पड़ा है, आपने कुछ भरा हुआ है, कुछ है इसके अंदर। सर HDG लगा के निकाल सकते हैं। हाँ, और ये 10 सेंटीमीटर सबमर्ज है लिक्विड में, मतलब अगर किसी लिक्विड में डाला है इसको तो ये लिक्विड में 10 सेंटीमीटर सबमर्ज है, ये 10 सेंटीमीटर। लेकिन इसी टेस्ट ट्यूब को जब पानी में डाला जा रहा है तो ये 12 सेंटीमीटर सबमर्ज है। सेम टेस्ट ट्यूब इन द वाटर, तो ये 10 की बजाय 12 सेंटीमीटर उसमें सबमर्ज हो रही है। क्वेश्चन के हिसाब से कर लो, मैं मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब उस लिक्विड की जगह जब हम यहाँ पर वाटर दिखाएंगे तो वाटर में वो क्वेश्चन के हिसाब से 12 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस आपका 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे ना, देखो हम इसका बॉटम का एरिया मान लेंगे कैपिटल ए, बॉटम का एरिया कैपिटल ए। तो ये बताओ वॉल्यूम इन लिक्विड कितना है? तो वॉल्यूम इन लिक्विड निकालने के लिए आप ये कंसेप्ट लगाओ, डेप्थ इन द लिक्विड जितना वो सबमर्ज है और मल्टीप्लाई किससे कर दे उसको, डेप्थ इनटू एरिया, मतलब एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जितना डेप्थ जितनी हाइट उसकी पानी में है वो, और मल्टीप्लाइड बाय एरिया वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम इन लिक्विड है ना, इसी को आप डिस्प्लेस वॉल्यूम कहते हो, बार बार बोल रहा हूं इसको। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जब बॉयंसी निकालेंगे फर्स्ट केस में, सर पहले A/10 हाँ पहले केस में जब बॉयंसी निकालोगे, पहले केस की बॉयंसी को B1 कह देते हैं और दूसरे केस की बॉयंसी को हम B2 कह देते हैं। फर्स्ट केस की बॉयंसी B1 और दूसरे केस की बॉयंसी B2। तो जब मैं B1 कैलकुलेट करूंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, तो उन्होंने ये कहा था कि वॉल्यूम डिस्प्लेस मल्टीप्लाइड बाय, जब लिक्विड में होंगे तो हम डेंसिटी लिक्विड की यूज करेंगे और जी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर बनेगा डेप्थ इन द लिक्विड, डेप्थ इन द लिक्विड इज 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर इंटू एरिया इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये हमारा फर्स्ट केस का आंसर हो गया, लिक्विड वाला। अब वाटर में क्या हो रहा है, तो जब इन वाटर जाओ तो इन वाटर वॉल्यूम कितना उसका इनसाइड है, इनसाइड वॉल्यूम कह लो या इसको डिस्प्लेस कह दो। तो कितनी डेप्थ है अब, 12 सेंटीमीटर की डेप्थ यानी कि 0.12 मीटर मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया उतना ही रहेगा। डेप्थ इनटू एरिया इज वॉल्यूम। अगेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंसी V2 निकालने के लिए, बॉयंसी B2 अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो B2 इक्वल टू जो डिस्प्लेस वॉल्यूम पानी के अंदर है वो 0.12 इंटू ए
इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से और फिर इनटू जी से। अब क्योंकि सेम बॉडी दोनों बार फ्लोट हुई है ना, तो इस बॉडी का वेट तो दोनों में सेम लगेगा ना यार। यहाँ पर जो वेट होगा उतना ही वेट बॉडी का यहाँ पर भी होगा। हमने बॉडी तो चेंज की नहीं यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर W वेट है तो तो मतलब यहाँ बॉइंट फोर्स इक्वल। हाँ, अब पहले केस में B1 और W बराबर होने चाहिए, दूसरे केस में भी B2 और W बराबर होने चाहिए। इसका मतलब बेसिकली क्या कह सकते हो कि B1 शुड बी इक्वल टू B2, और इससे आपका आंसर आ जाएगा B1 B2 को बराबर करके। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखिए क्या लिखेंगे। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी वेइंग 20 न्यूटन इन एयर इज 4, फाइंड इट्स वेट इन द वाटर। देखिए बॉडी वेइंग इन एयर, पहले तो इस पे आओ, 4 है, तो वेट ऑफ बॉडी अगर आप एयर में कैलकुलेट करना चाहते हो, वेट ऑफ द बॉडी इन द एयर, तो ये कैलकुलेट होता है कैसे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी। और अगर आप वेट ऑफ बॉडी वाटर में कैलकुलेट करना चाहो तो इसका वो फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए आप कहते हो कि वेट ऑफ बॉडी जो एयर में होती है और उसमें से हम बॉयंसी को माइनस करेंगे, और वेट ऑफ द बॉडी एयर में क्या है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी, और बॉयंसी को आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से लाओ। तो ये जो बॉयंसी है ये आर्किमिडीज के हिसाब से वॉल्यूम, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई क्या करते हैं, जब बॉयंसी कैलकुलेट करना होता है तो हम डेंसिटी कौन सी मल्टीप्लाई करेंगे अगर बॉयंसी कैलकुलेट करने को दिया जाता है तो वाटर इंटू जी। और रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 4 दी है, तो रिलेटिव डेंसिटी 4 देने का मतलब जानते हो क्या है, रिलेटिव डेंसिटी 4 देने का मतलब ये हुआ कि जो डेंसिटी ऑफ द बॉडी है 4000 kg per meter cube। 4000 किलोग्राम पर मीटर। तो यानी कि जो ये फर्स्ट वैल्यू हुई, ये V G की जगह 10 और डेंसिटी ऑफ बॉडी 4000, ये टोटल वैल्यू आपको 4 दी गई है, तो इससे V कैलकुलेट हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 40,000। और वो वॉल्यूम हम सेकंड वाले में यूज करेंगे, सेकंड वाले में वो वॉल्यूम हम सेकंड इक्वेशन में डालेंगे। तो वॉल्यूम की जगह इसमें से V कॉमन कर ले, G कॉमन कर ले, यहाँ डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। अब वॉल्यूम 4 डिवाइडेड बाय 40,000, G 10, बॉडी की डेंसिटी कैलकुलेट की गई है 4000, वाटर की डेंसिटी 1000, तो 4 4 कैंसिल और ये 340, यानी कि कुल मिलाकर के ये 3 न्यूटन आ जाएगा। वर्किंग समझ में आई आपको? सर फिर से एक्सप्लेन Yes, करिए। sir. देखिए सबसे पहले एक एक स्टेप पे जाओ। रिलेटिव डेंसिटी 4, इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी 4 से हमको क्या मिल जाएगा, सर डेंसिटी ऑफ बॉडी वो निकाला 4000। उसके बाद बॉडी वेइंग 20 न्यूटन, एक मिस्टेक हुई है मुझसे यहाँ पर, सॉरी, एक मैंने गलती कर दी है यार यहाँ पर, सर 4 की जगह 20 होना चाहिए। ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया यार, ये 4 नहीं होगा यहाँ पर, हाँ सॉरी यार मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। ये ना जानते हो क्या होगा, इसको एक में चेंज करें। देखो बच्चा फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहले आप एक एक इन्फॉर्मेशन देखिए। जो रिलेटिव डेंसिटी था ना 4, इससे हमने बॉडी की डेंसिटी कैलकुलेट करी। यस अब 20 न्यूटन का जो वेट एयर में है, एयर वाला वेट, तो एयर वाला वेट का फॉर्मूला ये है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी, यानी ये वैल्यू 20 है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए 20 डिवाइडेड बाय 40,000। आया समझ में यहाँ तक? कितनी कम वॉल्यूम। यस सर। Yes, sir. ठीक। अब वेट ऑफ बॉडी, मतलब ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, या यही कह लो कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी मेरा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप पर मैंने वेट ऑफ द बॉडी इन एयर को यूज करके वॉल्यूम निकाला, और तीसरे स्टेप पर
वेट ऑफ अ बॉडी इन वाटर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें कहते हैं कि ये वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस बॉयंसी है। ठीक है, तो मैंने बॉयंसी का फॉर्मूला यूज किया आर्किमिडीज के हिसाब से, और वेट ऑफ द बॉडी इन एयर का फॉर्मूला लगाया। अब इसमें से मैंने v और g कॉमन करके डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर करके और सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। तो वॉल्यूम निकाला है 20/40,000, g को हमने 10 किया, बॉडी की डेंसिटी 4000 और वाटर की डेंसिटी 1000। अब इसके हिसाब से आंसर आएगा आपका। कर लेना बच्चा, कैलकुलेट कर लेना इसको। सर 15 न्यूटन आ रही। हाँ ठीक है, नेक्स्ट 15 न्यूटन। एक लास्ट क्वेश्चन है ये। वेट ऑफ द सॉलिड इज 80 ग्राम इन एयर, 50 ग्राम इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी। फिर सेम कंसेप्ट है। तो वेट इन एयर फॉर्मूला पूरा लिखो, दिस इज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इनटू जी। और वेट इन लिक्विड निकालना है अगर, तो फिर हम कहेंगे v डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी माइनस v डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। मतलब क्या किया मैंने, यहां पर उसका ट्रू वेट निकाला, जो एक्चुअल वेट होता है वो निकालो, और उसमें से क्या चीज सेपरेट कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सेपरेट कर रहा हूँ बॉयंसी b को। अब क्वेश्चन में ऊपर वाले की वैल्यू दी गई है आपको 80 जी और नीचे वाले की वैल्यू दी गई है 50 जी। ये दोनों की वैल्यूज हैं। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 1 को डिवाइड करने जा रहा हूँ इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 v इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी लेफ्ट हैंड साइड पर, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड में v इंटू जी कॉमन ले लो। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड में v और g कॉमन ले लो, तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड पर जब डिवीजन करेंगे, दोनों इक्वेशंस के राइट हैंड साइड का डिवीजन करोगे जब, तो वो 8/5 होगा। ये v और g कैंसिल, अल्टीमेटली आपको आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू 8/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी कितनी है देखो, तो लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी 1.5 है, रिलेटिव सर डेंसिटी। 1500। हाँ, यानी लिक्विड, यानी यहाँ पर रख देंगे 1500 इक्वल्स टू 8/5। अब इसको सॉल्व करके हम बॉडी की डेंसिटी निकालेंगे, और जब बॉडी की डेंसिटी आप कैलकुलेट कर लेना यहाँ से, तो उस बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए जो भी डेंसिटी आप बॉडी का कैलकुलेट करोगे उसको फाइनली डिवाइड कर लेना 1000 से। कर लोगे कैलकुलेशन पार्ट? Yes, sir. ठीक है बच्चा, बोलो। Yes, sir. रिलेटिव डेंसिटी 4 आ रही है। ठीक है, अब तो ये था बच्चा आपका बॉयंसी का क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट आपका रिवीजन यहाँ पर भी हो गया। अब भाई फ्लूइड का चैप्टर आप एक बार और रिवाइज कर लो, है ना, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कल का पेपर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब ऑलमोस्ट। सर का पेपर सुबह में या शाम को? अब बच्चा टाइम टेबल में लिखा होगा। तो सुबह है।